हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर फोर्स क्या होता है, वर्क फोर्स क्या होता है। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट को इंडिया में कौन मेजर करता है, किस तरह से मेजर किया जाता है, कौन ऑफिशियल डेटा रिलीज करता है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इंडिया में। तो ये सब चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये जानने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। सपोज वी हैव टेकन दी टोटल पॉपुलेशन और हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं दो ग्रुप में। एक है लेबर फोर्स और एक है नॉन वर्कर्स। लेबर फोर्स कंसिस्ट ऑफ पॉपुलेशन हु आर विलिंग टू वर्क। जो लोग काम करना चाहते हैं वो आएंगे लेबर फोर्स के कैटेगरी में। नॉन वर्कर्स हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, जैसे कि सीनियर सिटीजन हो गए, पेंशनर हो गए, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14, वो लोग आ जाएंगे नॉन वर्कर्स के कैटेगरी में। दोज पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क। फिर ये जो लेबर फोर्स है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक है एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड में वो लोग आ जाएंगे दोज हु आर विलिंग टू वर्क, जो लोग काम करना चाहते हैं, एंड दोज हु हैव गॉट द वर्क, जो लोग काम करना चाहते हैं और काम मिल भी गया है, दे आर गेटिंग पेड फॉर द वर्क। ठीक है, ऐसे लोग आ जाएंगे एम्प्लॉयड के कैटेगरी में। अनएम्प्लॉयड मतलब काम करना चाहते हैं, विलिंग टू वर्क, जो लोग काम करना चाहते हैं बट अभी काम मिला नहीं है। काम तो करना चाहते हैं बट काम मिला नहीं है, वो आ जाएंगे अनएम्प्लॉयड के कैटेगरी में। तो लेबर फोर्स में हम एम्प्लॉयड भी लेते हैं, अनएम्प्लॉयड भी लेते हैं। अनएम्प्लॉयड दोज पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एंड दोज हु हैव गॉट द वर्क, दैट मीन्स दे आर गेटिंग पेड फॉर द वर्क। अनएम्प्लॉयड में दोज हु आर विलिंग टू वर्क बट हैव नॉट गॉट द वर्क येट, वो लोग आते हैं अनएम्प्लॉयड के कैटेगरी में। अब वर्क फोर्स का मतलब क्या होता है? वर्क फोर्स का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। ठीक है, जो लोग एम्प्लॉयड है वो आ जाएंगे वर्क फोर्स के कैटेगरी में। तो अगर अब हम लोग को कैलकुलेट करना है अनएम्प्लॉयड, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हम लोग को जानना है नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को माइनस कर देंगे तो हम लोग को अनएम्प्लॉयड पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड इक्वल्स टू लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। अगर हम लोग कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो अगर हम लोग को अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा? नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड मतलब कि लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। इससे हम लोग को अनएम्प्लॉयमेंट रेट पता चल जाएगा। ठीक है, ये जो टोटल लेबर फोर्स है इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। चलो, तो लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। दोज पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन, दोनों को लेंगे, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। देखो यहाँ पे हम टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे थे ना लेबर फोर्स और नॉन वर्कर्स में, तो यहाँ पे हम जो है डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से इनटू 1000। लेबर फोर्स और लेबर सप्लाई रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क सिंस इंटायर पॉपुलेशन कैन नॉट बी एंगेज्ड in the economically productive activities. The dependents such as children and older people are not considered to be labor. The labor force also excludes the people who are unwilling to work. जो unwilling to work है वो labor force में नहीं आएंगे, वो non workers के कैटेगरी में आ रहा है। तो वर्कफोर्स का मतलब क्या होता है? वर्कफोर्स रिफर्स टू दोज हु आर एक्चुअली एंगेज्ड इन द कमर्शियल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। द डिफरेंस बिटवीन वर्कफोर्स एंड लेबर फोर्स इज अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको बताया अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस वर्कफोर्स। तो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर निकालना है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन, मैंने आपको बताया वर्कफोर्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन, जितने लोग एम्प्लॉयड है वो होते हैं वर्कफोर्स, डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000। The term unemployment refers to a situation where a person actively searches for employment. काम तो करना चाहता है आदमी लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा है। They are actively seeking for work. They are willing to work, but they are unable to find work. Unemployment is considered to be a key measure of the health of the economy. It implies only to able-bodied persons of the working age group, persons of age group between 15 and 60 who are mentally and physically fit for work. We also do not include the people who are disabled, retired from work. तो ये ऐसे लोग जो disabled है, जो कि retired है, जो कि mentally और physically fit नहीं है काम करने के लिए, ऐसे लोगों को हम unemployment rate calculate करने टाइम include नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब।
तो अब हम लोग करते हैं मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो बहुत सारे ऐसे एजेंसीज है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है विच यूज टू कलेक्ट द डेटा रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन केस ऑफ इंडिया। जैसे कि नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस है, ये किसके अंडर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। फिर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, ये जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है ये एक नॉन गवर्नमेंट एंटिटी है जो कि मंथली या क्वार्टरली अनएम्प्लॉयमेंट डेटा रिलीज करती है। फिर लेबर ब्यूरो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। ड्यूरिंग सेंसस ऑल्सो वी यूज टू गेट द डेटा रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बट इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन, इतने सारे एजेंसीज होने के बाद भी जो ऑफिशियल डेटा जो NSSO रिलीज करती है, जो डेटा नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस रिलीज करती है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द ऑफिशियल डेटा फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन केस ऑफ इंडिया। तो जो डेटा ऑफिशियल डेटा कंसिडर किया जाता है फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन केस ऑफ इंडिया, दैट इज रिलीज बाय NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस। तो पहले ही NSSO क्या करती थी? Earlier it used to conduct the survey once in every 5 years to collect the data related to employment and unemployment. पहले ये हर 5 साल में एक बार सर्वे कंडक्ट करती थी। इसको हम लोग बोलते हैं क्विनक्विनियल सर्वे मेथड। क्विन मतलब होता है 5। हर 5 साल में एक बार NSSO पहले सर्वे कंडक्ट करती थी और डेटा को रिलीज करती थी हर 5 साल में। तो ये लास्ट जो क्विनक्विनियल सर्वे मेथड यूज करके डेटा रिलीज किया गया था ये 2011-12 में था। 2011-12 में। देन इट वॉज सपोज टू बी कंडक्टेड इन द ईयर 2016-17। फिर 5 साल बाद सर्वे कंडक्ट होना था 2016-17 में, लेकिन ये नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। ये जो क्विनक्विनियल सर्वे मेथड है ना, इसको गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया। क्यों? हम लोग देखते हैं। देखो, National Sample Survey Office has been the key governmental agency in India at the national and state levels to study employment, unemployment and unemployment rates through sample survey। तो ये कौन सा मेथड यूज़ करती है? सैम्पल सर्वे मेथड यूज़ करती है। मतलब NSSO क्या करेगी? जब सर्वे कंडक्ट करेगी तो ये सैम्पल सर्वे मेथड यूज़ करेगी। सैम्पल सर्वे मतलब ये कुछ चुनिंदा हाउस होल्ड को, कुछ सैम्पल हाउस होल्ड को लेगी विच विल रिप्रेजेंट द इंटायर पॉपुलेशन, और अपने डेटा कलेक्टर को या एनुमरेटर को इन सैम्पल हाउस होल्ड के पास भेजेगी कि जाओ आप अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कलेक्ट करके लाओ। तो ये सैम्पल सर्वे मेथड यूज करी। जब ये सर्वे कंडक्ट कर रही थी, हर 5 साल में एक बार ये सर्वे कंडक्ट करती थी। इसको हम लोग बोलते हैं क्विनक्विनियल सर्वे मेथड। तो ये सर्वे कंडक्ट करते टाइम ये सैम्पल सर्वे मेथड यूज करती थी। मतलब कि कुछ सैम्पल हाउस होल्ड को लेती थी, वहां पे NSSO अपने डेटा कलेक्टर को, अपने डेटा एनुमरेटर को भेजती थी कि जाओ आप इन सैम्पल हाउस होल्ड के पास से डेटा कलेक्ट करके लाओ। इट डज नॉट रिपोर्ट एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट्स एवरी क्वार्टर नॉर एवरी ईयर। तो हर साल या हर क्वार्टर में ये अनएम्प्लॉयमेंट का रिजल्ट नहीं रिलीज करती थी, बट जनरली वंस एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में एक बार। द लास्ट ऑफिशियली रिलीज्ड NSSO सर्वे एंड रिपोर्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट वर कंप्लीटेड इन द ईयर 2011-12। तो लास्ट ये जो क्विनक्विनियल सर्वे मेथड यूज करके डेटा रिलीज किया गया था NSSO द्वारा, वो लास्ट किया गया था 2011-12 में। देन इट वॉज डिसकंटिन्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2016-17। देखो अदर देन दिस 5-year सैम्पल स्टडीज, इंडिया हैज एक्सेप्ट सिंस 2017 नेवर रूटीनली कलेक्टेड मंथली, क्वार्टरली और ईयरली नेशन वाइड एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स। तो 2017 से पहले कभी भी इंडिया में जो ये मंथली अनएम्प्लॉयमेंट डेटा कभी रिलीज नहीं हुआ था। कब? 2017 से पहले कभी मंथली अनएम्प्लॉयमेंट डेटा इंडिया में रिलीज नहीं हुआ था। अभी इन 2016 में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये एक नॉन गवर्नमेंट एंटिटी है बेस्ड इन मुंबई, ये जो है ये मंथली अनएम्प्लॉयमेंट डेटा रिलीज करना शुरू की। कब? 2016 से। कौन? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये एक नॉन गवर्नमेंट एंटिटी है, ये मंथली अनएम्प्लॉयमेंट डेटा रिलीज करना शुरू की। इससे पहले कभी भी मंथली अनएम्प्लॉयमेंट डेटा रिलीज नहीं किया जाता था इंडिया में। अ नॉन गवर्नमेंट एंटिटी बेस्ड इन मुंबई स्टार्ट सैम्पलिंग एंड पब्लिशिंग मंथली अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडियन स्टैटिस्टिक्स। CMIE, Center for Monitoring Indian Economy, a non-government private entity, started to survey and publish monthly unemployment data for the first time in the Indian history in 2016. इससे पहले CMIE से पहले मंथली अनएम्प्लॉयमेंट डेटा कभी रिलीज नहीं किया जाता था। ये शुरू किया गया था 2016 में बाय CMIE. Its data collection methodology and reports differ from those published by NSSO. लेबर ब्यूरो, मैंने बताया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी डेटा रिलीज करती है, बट जो ऑफिशियल डेटा जो कंसिडर किया जाता है फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन केस ऑफ इंडिया, दैट इज गिवन बाय NSSO, विच इज कंसिडर्ड टू बी द ऑफिशियल डेटा फॉर अनएम्प्लॉयमेंट रिलीज बाय NSSO। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, देखो अब ये क्विनक्विनियल सर्वे तो हट गया। ये जो क्विनक्विनियल सर्वे होता था कि हर 5 साल में NSSO सर्वे कंडक्ट करती थी, हर 5 साल में एक बार, ये हट गया। तो इसके बदले में क्या आ गया? ये 2017 में हट गया, तो इसके बदले में आया पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। क्या आया? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। देखो
पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मैंने आपको बताया कि एनएसएसओ किसके अंडर आता है, मॉस्पी के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर आपको कोई भी पूछेगा कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट डेटा कौन रिलीज करता है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट से डेटा रिलीज करती है, बट जो ऑफिशियल डेटा फॉर अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडिया में कंसिडर किया जाता है, दैट इज रिलीज बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। ये कौन सा सर्वे मेथड यूज करता है, पहले ये क्विनक्विनियल सर्वे मेथड यूज करता था, 2017 में क्विनक्विनियल सर्वे मेथड को रिप्लेस कर दिया गया पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे द्वारा। तो देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इन अप्रैल 2017। तो अब ऐसा क्यों हुआ, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया 2017 में अरविंद पानीगरिया पैनल। ये जो अरविंद पानीगरिया, ही वाज बेसिकली नीति आयोग वाइस चेयरमैन। तो ये पैनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया, और ये पैनल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप कुछ ऐसे मेथड, कुछ ऐसे मेथोडोलॉजी को सजेस्ट करो ताकि रिलायबल डेटा इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कलेक्ट किया जा सके। तो ये अरविंद पानीगरिया पैनल ने बोला कि बहुत सारे इशूज़ है, अभी जो डेटा रिलीज हो रहा है, मतलब कि 2017 में अरविंद पानीगरिया पैनल ने बताया कि अभी जो डेटा अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड रिलीज किया जा रहा है वो उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। क्या इश्यूज है, ये पैनल ने क्या बोला कि जो डेटा रिलीज किया जा रहा है वो आउटडेटेड है। जो एनएसएसओ जो डेटा रिलीज कर रही है, अरविंद पानीगरिया पैनल ने बोला कि वो डेटा आउटडेटेड है। क्यों, क्योंकि देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन द डेटा कलेक्टेड बाय एनएसएसओ एंड द डेटा रिलीज्ड बाय एनएसएसओ। जब तक एनएसएसओ सर्वे कंडक्ट करके डेटा कलेक्ट कर रही है और जब तक वो डेटा को रिलीज कर रही है, वो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम लैग है। तो ये एक इशू है। और लेबर ब्यूरो के बारे में भी एक इशू बताया कि लेबर ब्यूरो जो है वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। मतलब लेबर ब्यूरो जो डेटा कलेक्ट करती है वो सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर का कलेक्ट करती है। मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो कलेक्ट कर रही है लेबर ब्यूरो, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर का कलेक्ट कर रही है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स इन केस ऑफ इंडिया इज एंगेज्ड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है वो तो ईजिली अवेलेबल ही नहीं है, और लेबर ब्यूरो इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू दी ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये सब इश्यूज़ के वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, अब हम ये क्विनक्विनियल सर्वे मेथड हटाते हैं और हम लाते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो देखो, गवर्नमेंट ये लेके आई 2017 में। तो जब ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होगा, मतलब कि देखो एनएसएसओ है, किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये अब सर्वे कंडक्ट करेगी, कौन सा मेथड यूज करके, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यूज करके। मतलब कि ये अभी भी सैंपल सर्वे ही मेथड यूज करेगी। ठीक है, कौन सा मेथड, सैंपल सर्वे मेथड। मतलब कि कुछ सैंपल हाउस होल्ड को लेगी और अपने डेटा कलेक्टर को, एनुमरेटर को, एनएसएसओ के जो भी डेटा कलेक्टर है या एनुमरेटर है, वो इन सैंपल हाउस होल्ड के पास जाएंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे। अब जब ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये जब एनुमरेटर या फिर डेटा कलेक्टर जब डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये कौन सा मेथड यूज़ करेंगे डेटा कलेक्ट करते टाइम, जब ये अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेंगे, जब ये अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कलेक्ट करेंगे इन सैंपल हाउस होल्ड्स के पास जाके, तो ये कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, अब हम वो देख लेते हैं। देखो, NSSO, an organization, Ministry of Statistics and Program Implementation, measures India's unemployment on 3 approaches. क्या क्या approaches है वो? डेली स्टेटस अप्रोच, वीकली स्टेटस अप्रोच एंड यूजुअल स्टेटस अप्रोच। डेली स्टेटस अप्रोच में क्या होगा, यहाँ पे हर दिन को एज ए रेफरेंस पीरियड लिया जाता है। मतलब कि अगर कोई इंसान एक दिन में 4 घंटा या उससे ज़्यादा के लिए एम्प्लॉयड है, देन ओनली ही और शी विल बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयड फॉर द होल डे. It considers the activity status of a person for each day of the preceding 7 days. The reference period here is a day. Normally, if a person works for 4 hours or more during a day, he or she is considered as employed for the whole day. 4 घंटा या उससे ज़्यादा के लिए काम कर रहा है एक दिन में, then only he or she is considered as employed for the whole day under daily status approach. वीकली स्टेटस अप्रोच में क्या होता है, यहाँ पे वीक को लिया जाता है एज अ रेफरेंस पीरियड, 7 दिन. अगर कोई इंसान इन 7 दिनों में कोई भी दिन के लिए अगर वो 1 घंटे के लिए भी अनएम्प्लॉयड है, देन ही और शी विल बी कंसिडर्ड एज unemployed. This approach highlights the record of those persons who did not have gainful work or were unemployed even for an hour on any day of the week preceding the date of the survey. Usual status approach में क्या होता है, अगर रेस्पोंडेंट बोला कि he or she was employed for the majority period in the last 1 year, then only he or she will be considered as employed. मतलब कि देखो, अगर वो जो रेस्पोंडेंट है, अगर जो इंसान है वो अगर पिछले 1 साल में, पिछले 365 डेज में अगर मेजॉरिटी पीरियड के लिए एम्प्लॉयड था, तभी वो एम्प्लॉयड कंसिडर किया जाएगा अंडर यूजुअल स्टेटस अप्रोच. मेजॉरिटी पीरियड के लिए मतलब आउट ऑफ 365 डेज अगर 183 प्लस डेज के लिए एम्प्लॉयड था, देन ओनली ही और शी विल बी कंसिडर एज एम्प्लॉयड.
कितने दिन के लिए? 183 प्लस डेज के लिए। आउट ऑफ 365 डेज इन द लास्ट 1 ईयर, इन 365 डेज अगर आप मेजॉरिटी पीरियड के लिए एम्प्लॉयड हो तभी आप एम्प्लॉयड कंसिडर किए जाओगे, अदरवाइज अनएम्प्लॉयड अंडर यूजुअल स्टेटस अप्रोच। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट से शुरू करते हैं। चलो देखो, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। सपोज मैं कोई जॉब कर रही हूँ और मैं वो जॉब को क्विट करके दूसरे जॉब में स्विच कर रही हूँ, तो बीच का जो टाइम पीरियड है जिसके लिए मैं अनएम्प्लॉयड रह रही हूँ, जब मैं एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच कर रही हूँ तो बीच का टाइम पीरियड के लिए मैं अनएम्प्लॉयड रहूँगी। कुछ टाइम के लिए मैं अनएम्प्लॉयड रहूँगी। हो सकता है मेरे को जॉब ढूंढने में टाइम लग रहा हो सकता है मेरे अपॉइंटमेंट में टाइम लग रहा हो सकता है मैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन शिफ्ट हो रही हूँ उसमें टाइम लग रहा हो, तो बहुत सारी चीज़ों में टाइम लगेगा। तो वो जो बीच का टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड के लिए मैं अनएम्प्लॉयड रहती हूँ, जब मैं एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच कर रही हूँ, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए जनरली होता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब ये आप अपनी मर्जी से जॉब क्विट किए, आपको जॉब से निकाला नहीं गया है, आप अपनी मर्जी से जॉब क्विट कर रहे हो, वॉट एवर द रीजन में भी आप एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच कर रहे हो, तो वो होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज द टाइम पीरियड बिटवीन जॉब्स व्हेन वर्कर इज सर्चिंग फॉर और ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। इट इज समटाइम्स कॉल्ड सर्च अनएम्प्लॉयमेंट एंड कैन बी वॉलंटरी बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। फ्रॉम अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, frictional unemployment is not a catastrophic situation. Instead, it is a problem that will resolve itself in a given period of time. Frictional unemployment is voluntary in nature. ठीक है, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब मैं एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच कर रही हूँ, बीच के टाइम पीरियड के लिए जब मैं अनएम्प्लॉयड रहती हूँ, बीच के कुछ टाइम के लिए मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ये वॉलंटरी होता है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है? इसका जो मेन रीजन है वो है स्किल मिसमैच। सपोज मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ और मेरे को मैनुअली अकाउंट्स मेंटेन करना आता है और वो ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हम अब डिजिटली अकाउंट्स मेंटेन करें। अब मेरे पास तो वो स्किल नहीं है, मेरे को तो मैनुअली अकाउंट्स मेंटेन करना आता है, मेरे को तो डिजिटली आता नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन मेरे को निकाल देगा। तो मैं ये जो स्किल मिसमैच की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रही हूँ, स्किल मिसमैच मतलब मेरे पास स्किल है कि मैं मैनुअली अकाउंट्स मेंटेन करूँ, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को वो स्किल नहीं चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को क्या स्किल चाहिए कि कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसको डिजिटली अकाउंट्स मेंटेन करना होता हो, लेकिन मेरे पास तो वो स्किल है नहीं, तो स्किल मिसमैच है। तो ये स्किल मिसमैच की वजह से जो मैं अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रही हूँ उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अ लॉन्गर लास्टिंग फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय द फंडामेंटल शिफ्ट्स इन एन इकोनॉमी। इन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ऑल तो जॉब्स आर अवेलेबल, जॉब्स तो है, बट देयर इज सीरियस मिसमैच बिटवीन व्हाट द कंपनीज नीड, कंपनीज को क्या चाहिए, एंड व्हाट द वर्कर्स कैन ऑफर, उसके बीच में मिसमैच। द रूट कॉज ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज द स्किल मिसमैच। नेक्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है? देखो, सीजन के चेंज के वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ रहा है। सपोज मैं कोई ऐसे सेक्टर में काम करती हूँ जहाँ पे सीजन के चेंज की वजह से डिमांड कम हो जाता है। डिमांड कम होने की वजह से मेरी डिमांड, अब लेबर की उतनी डिमांड नहीं है। सपोज इन केस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर का जो डिमांड है वो हार्वेस्टिंग सीजन में, सोइंग सीजन में ज़्यादा होता है, लेकिन बाकी के सीजन्स में जो है लेबर का उतना डिमांड नहीं है, तो उसके वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट वो फेस कर रहा है उसको बोलते हैं सीजन अनएम्प्लॉयमेंट। सपोज मैं कोई टूरिज्म सेक्टर में काम करती हूँ, ठीक है, मैं कोई ऐसे होटल में काम करती हूँ जहाँ पे लोग सिर्फ समर सीजन में आना पसंद करते हो, विंटर सीजन में उतने लोग नहीं आते हो। मतलब कि अब जो है, अब ऑर्गेनाइजेशन सोचेगा, अब वो होटल सोचेगा कि अब मेरी रिक्वायरमेंट, अब लेबर उतनी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो टूरिस्ट है वो विंटर सीजन में आना पसंद नहीं करते हो सकता है सिर्फ समर सीजन में आना पसंद करते हो। तो अब जो लेबर की ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट है, वो विंटर सीजन में नहीं है, तो उनको निकाल दिया जाएगा। तो ये होता है सीजन अनएम्प्लॉयमेंट। सीजन के चेंज की वजह से, डिमांड के चेंज की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ता है लेबर को, उसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट occurs when people are unemployed at particular times of the year when demand for the labor is lower than usual. डिमांड कम हो जाता है, it is lower than usual. The seasonal unemployment means the demand for a specific kind of work and workers change with the change in season. Simply the period when the demand for the manpower as well as the capital stock reduces because of decreased demand. अब उतना डिमांड नहीं है, लोग समर सीजन में आते थे, विंटर सीजन में आना पसंद नहीं करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में हार्वेस्टिंग सीजन में तो बहुत ज़्यादा, सोइंग सीजन में तो बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, बाकी की सीजन में उतनी ज़रूरत नहीं होती है, तो लेबर अनएम्प्लॉयमेंट फेस करता है, उसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। The seasonal unemployment is prevalent in those industries which are engaged in seasonal production activities, such as agriculture industry. जैसे मैंने आपको अभी बताया, wherein the demand for workers is more, worker लेबर का डिमांड ज़्यादा कब है? हार्वेस्टिंग सीजन के टाइम में, then is required in other months in a year. Next is disguised unemployment. अब ये क्या होता है? देखो, disguised unemployment को हम लोग hidden unemployment बोलते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ।
सपोज 5 लोग हैं, ठीक है, ये 5 लोग मिलके 2 क्विंटल वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। कितना? 2 क्विंटल वीट ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये 5 लोग मिलके। सपोज 2 लोगों की तबीयत खराब हो गई और 2 लोग अब नहीं आ पा रहे, ठीक है, 2 लोग की तबीयत खराब हो गई, 2 लोग नहीं आ पा रहे, अब बचे कितने? 3 लोग। जब 5 लोग थे तो ये लोग कितना प्रोड्यूस कर रहे थे? 2 क्विंटल वीट प्रोड्यूस कर रहे थे। अब जब 3 लोग हैं तो भी ये 2 क्विंटल वीट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब 5 लोग थे तब मिलके ये लोग 2 क्विंटल वीट प्रोड्यूस कर रहे थे। अब 2 लोग बीमार हो गए, 2 लोग नहीं आ रहे, बचे कितने? 3 लोग। अब ये 3 लोग मिलके भी 2 क्विंटल वीट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब कि ये 2 लोग का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था भाई? ये 2 लोग जब नहीं भी आ रहे तो भी उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन तो एकदम इफेक्ट नहीं हो रहा है। पहले भी 2 क्विंटल प्रोड्यूस हो रहा था, अभी भी 2 क्विंटल प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोडक्शन में तो कोई मतलब इफेक्ट नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन उतना ही है। तो ये 2 लोग का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था? जीरो। इनका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो था। मार्जिनल मतलब होता है एक्स्ट्रा, यहाँ पे मार्जिनल मतलब है एक्स्ट्रा। इनका कोई एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन था ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे बोलता है अंडर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर इज जीरो। ये जो 2 लोग थे ना, इनका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो था। इनको कोई कंट्रीब्यूशन, इनका कोई एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन था ही नहीं। पहले भी 2 क्विंटल वीट प्रोड्यूस हो रहा था, अभी भी 2 क्विंटल वीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इनका जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्टिविटी में, वो तो कुछ था ही नहीं। इसीलिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर इज जीरो अंडर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो 2 लोग हैं ना, ये कंसिडर किए जाएंगे एज डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो नोन एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। पता कैसे चलेगा ये अनएम्प्लॉयमेंट? पहले भी तो 2 क्विंटल वीट प्रोड्यूस हो रहा था, अभी भी 2 क्विंटल वीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो पता कैसे चलेगा अनएम्प्लॉयमेंट? पता ही नहीं चलेगा, तो ये हिडन होता है। द पर्सन्स हु आर एम्प्लॉयड एंड रिमेन्स अनप्रोडक्टिव थ्रू आउट द वर्क इज सेड टू बी डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड। वो एम्प्लॉयड तो है बट वो अनप्रोडक्टिव है, उनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है प्रोडक्टिविटी में। The persons who are employed and remains unproductive throughout the work is said to be disguisedly unemployed. It is very difficult to track. अब उसको आप पता कैसे करोगे, आप उसको मेजर कैसे करोगे ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को? क्योंकि वो एम्प्लॉयड तो है, वो काम तो कर रहे हैं, भले ही उनका प्रोडक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, वो एम्प्लॉयड है लेकिन वो उनका प्रोडक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अब ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को आप कैसे मेजर करोगे? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एज इट कैन नॉट बी मेजर्ड एंड शोन इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या होता है देखो, अब अगर बहुत टाइम से अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन चल रही है इकोनॉमी, उसके वजह से अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स डिफाइंस लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयड एज एनी वन अनएम्प्लॉयड। अगर कोई भी इंसान अनएम्प्लॉयड है, 27 वीक से ऊपर हो गया अगर वो अनएम्प्लॉयड है, तो उसको बोला जाता है क्रॉनिकली अनएम्प्लॉयड। द क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। इन अदर वर्ड्स, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट परसिस्टिंग इन द इकोनॉमी। अगर कोई इंसान जो काम ढूंढ रहा है, काम करना चाहता है, लेकिन 27 वीक से ऊपर हो गए, 27 हफ्ते से ऊपर हो गए, अभी तक उसको काम नहीं मिला है, देन ही और शी विल बी कंसिडर्ड एज क्रॉनिकली अनएम्प्लॉयड एज डिफाइंड बाय ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सॉरी तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट ये क्या होता है? देखो, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड व्हेन द इंडिविजुअल्स लूज देयर जॉब ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सपोज पहले अगर कोई चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए लेबर की ज़रूरत होती थी, अब अगर वही चीज़ मशीन प्रोड्यूस कर दे रही है तो अब लेबर की ज़रूरत नहीं है, तो अब आप लेबर को निकाल दोगे। तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट जो लेबर फेस कर रहा है ऑटोमेशन की वजह से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, पहले वही चीज़ लेबर प्रोड्यूस करता था, पहले वही चीज़ मैन पावर प्रोड्यूस करती थी, अब ज़रूरत नहीं है, अब वही चीज़ मशीन प्रोड्यूस कर दे रही है एट अ चीपर कॉस्ट, तो आप लेबर को क्यों रखोगे? आप लेबर को निकाल दोगे। तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ड्यू टू ऑटोमेशन जो लेबर फेस कर रहा है, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। द टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड व्हेन द इंडिविजुअल लूज देयर जॉब ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सिंपली द सब्स्टिट्यूशन ऑफ मैन पावर विद टेक्नोलॉजी रिजल्ट्स इन टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। Typically, technological unemployment occurs with the introduction of new machinery and advancement in technology reduces the demand for certain skills. नेक्स्ट इज वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या होता है? देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। देखो, एक होता है फॉर्मल सेक्टर,
एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जैसे कि जो दिहाड़ी मजदूर है, क्या उनका कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है? क्या उनका कोई एग्रीमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ? नहीं, उनको कुछ दिन काम मिलता है, कुछ दिन काम नहीं मिलता है। तो ऐसे लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनका फॉर्मल सेक्टर मतलब क्या? जहाँ पे प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे आपको फिक्स सैलरी मिल रही है, जहाँ पे एक जॉब सिक्योरिटी है कि भाई आपको इतने साल काम करना है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जहाँ पे आपको सोशल बेनिफिट मिल रहा है कि आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ोगे तो आपको पेंशन मिलेगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेगी, जहाँ आपको पेड लीव्स मिल रहा है। तो ये सब चीज़ कहाँ देखने को मिलती है? ये सब चीज़ फॉर्मल सेक्टर में देखने को मिलती है। इनफॉर्मल सेक्टर में जहाँ पे कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं है, जहाँ पे कोई आपका एक फिक्स्ड टेन्योर नहीं है कि आप इतने टाइम के लिए काम करोगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अब ऐसे लोग का, जैसे दिहाड़ी मजदूर, ये इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं, तो ऐसे लोगों का डेटा मेंटेन करना कैसे? वो तो मुश्किल है। दिस मीन्स पीपल वर्किंग इनफॉर्मली विदाउट प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट। अब कोई एग्रीमेंट तो है नहीं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं। These people are deemed unemployed since records of their work are never maintained। अब ऐसे लोगों का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करोगे जब कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, एग्रीमेंट ही नहीं है? तो कैसे इन लोगों का कैसे इन लोगों का जो है आप डेटा मेंटेन करोगे? इट इज़ वन ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। Cyclical unemployment, it is a result of the business cycle where unemployment rises during recession and declines with economic growth। देखो, ये जो है ये वेरियस फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल है। जैसे कि पीक है, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, तो ये बहुत सारे फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल के। जब इकोनॉमी अपने पीक में है, मतलब कि जब अपने बूम पीरियड में है, उस टाइम क्या होता है? जब इकोनॉमी अपने बूम पीरियड में, जब इकोनॉमी अपने पीक में है, तो उस टाइम आपको जीडीपी ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट उस टाइम पॉजिटिव होती है, बढ़ रही है। उस टाइम में इकोनॉमी में डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज भी ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है उस टाइम में, जब इकोनॉमी अपने बूम पीरियड में। लेकिन जब इकोनॉमी अपने रिसेशन फेज में है या स्लो डाउन फेज में, रिसेशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट, नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट। स्लो डाउन का मतलब क्या होता है? स्लो डाउन का मतलब जब जीडीपी ग्रोथ रेट घट रहा है, जब डिक्लाइन हो रहा है, उसको बोलते हैं स्लो डाउन। तो जब इकोनॉमी अपने स्लो डाउन फेज में है या फिर रिसेशन फेज में है, तो उस टाइम में क्या होता है ना, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम है, प्रोडक्शन कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो लेबर का भी डिमांड उतना ज़्यादा नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट लेबर को फेस करना पड़ रहा है। कब? रिसेशन के टाइम में, स्लो डाउन के टाइम में। तो उसको बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज अ रिजल्ट ऑफ द बिजनेस साइकिल वेयर अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस ड्यूरिंग रिसेशन। रिसेशन के टाइम में क्या है? नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट है, तो उतना ज़्यादा डिमांड नहीं, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है, लेबर को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो लेबर को निकाल दिया जाएगा। एंड डिक्लाइंस विद इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हम लोगों ने कर लिया टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम लोग एक टर्म देखते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या होता है? देखो, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब आपको अपने स्किल या कैपेबिलिटी के हिसाब से काम नहीं मिले, उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि सपोज आप MBA पास आउट हो और आपको कोई अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, कोई अच्छी जगह में काम करना चाहिए, लेकिन आप जो है सपोज एज अ वेटर काम कर रहे हो या एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हो, मतलब आप अपने स्किल या कैपेबिलिटी के हिसाब से काम नहीं कर रहे हो, आपको उससे नीचे काम मिल रहा है अगर, तो उसको बोलते हैं आप अंडर एम्प्लॉयड हो। मतलब कि आपको ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, आपको अपने स्किल या कैपेबिलिटी के हिसाब से काम मिलनी चाहिए, लेकिन आप सपोज एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हो, आप MBA पास आउट होने के बाद भी एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हो या एज अ वेटर काम कर रहे हो या और भी कुछ जॉब्स में काम कर रहे हो जो आपके स्किल और कैपेबिलिटी को सूट नहीं करता है, उसमें आपको उतनी सैलरी नहीं मिल रही है जितनी आपको आपके स्किल के हिसाब से मिलनी चाहिए, तो आप अंडर एम्प्लॉयड कंसिडर किए जाओगे। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर यूटिलाइजेशन इन द इकोनॉमी दैट लुक्स एट हाउ वेल the labor force is being utilized in terms of skills, experience and availability to work. Labor that falls under the underemployment classification includes those workers who are highly skilled but working in low paying jobs। आपके पास स्किल तो है लेकिन आपको उस हिसाब से काम नहीं मिला है, आप लो पेइंग जॉब्स में काम कर रहे हो। दिस वर्कर्स आर हाईली स्किल्ड बट वर्किंग इन लो पेइंग जॉब्स और एज पार्ट टाइम वर्कर्स हु वुड प्रेफर टू वर्क फुल टाइम। आपको काम तो करना है फुल टाइम लेकिन आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो, तो तब भी आप अंडर एम्प्लॉयड कंसिडर किए जाओगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देख लिया, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देख लिया और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये हम लोगों ने कवर कर लिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।